ओके सर। नमस्कार। मैं सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आज के इस कविता पाठ में। और शायद आप लोगों को पता होगा कि आज हमारे मेहमान कवि हैं वसंत वसंत जी, जो भोपाल से जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में आप उनकी कविताएं सुनेंगे। इसके पहले कि कविता पाठ शुरू हो, मैं वसंत सकरगाय जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। मूलतः आप मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के हरसूद गांव से आते हैं। अब वो गांव पानी में डुबा दिया गया है और वो अभी नहीं हुआ है, कई साल पहले हुआ है। ये बड़े बांधों की जो हमारे यहाँ नीति बनी, वो उसी का वो दुखद पहलू है। वसंत जी को कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिल चुके हैं। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का दुष्यंत कुमार सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन का वागीश्वरी सम्मान, अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्यिक पत्रकारिता के लिए संवाद श्री सम्मान। इन पुरस्कारों के नाम से ही आप वसंत जी के साहित्यिक अवदान का आप अनुमान लगा रहे होंगे, जो अब हम उनके कविता पाठ में भी देखेंगे। बाल कविता भी लिखते हैं और उन बाल कविता धूप की संदूक केरल राज्य के माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है। दूसरे कविता संग्रह पखेरु जानते हैं, एक संदर्भ भोपाल गैस कांड, वह बेंगलुरु विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में 2020 से शामिल किया गया है। कविता संग्रह निगहबानी में फूल, पखेरु जानते हैं एवं समकाल की आवाज श्रृंखला के अंतर्गत चयनित कविताओं का संग्रह। तो वसंत के साहित्यिक अवदान, अब तक के अवदान के बारे में एक संक्षिप्त परिचय रिपोर्ट की ओर से दिया गया है। आप भोपाल में रहते हैं। YouTube पर जब ये कविता पाठ अपलोड किया जाएगा तो सकरगाय, वसंत सकरगाय जी का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल भी दिया जाएगा, जिससे आप चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। YouTube और जितने सोशल मीडिया
के रूप हैं। यह कविता पाठ वहां भी आपको उपलब्ध लिखावट की ओर से कराए। तो आज के इस कविता पाठ में मैं वसंत सकरगाय को भोपाल से आमंत्रित करता हूं और उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वे अपना कविता पाठ प्रारंभ करें। वसंत जी, अब आप कविता पाठ शुरू करें। सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो मिथिलेश जी और लिखावट के जितने भी सूत्रधार हैं उनकी पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद, आभार कि उन्होंने मुझे इस मंच के योग्य समझा। शुरुआत बच्चों की एक कविता से करता हूँ। स्वागत है। मैं उन सब इस कविता की पृष्ठभूमि में मैं आपको बता दूं कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को लाइव देखा है। और उस वक्त देखा था जब वो बच्चों से बतिया रहे थे। मंच पर गवर्नर बैठे थे, सीएम बैठे थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे थे, लेकिन उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। उनका जब निधन हुआ तो मैं काफी विचलित हो गया था। उसी वक्त मैंने ये कविता लिखी थी। कविता का शीर्षक है बचा हुआ क्लास वर्क। सोचो, सोचो बच्चों, सोचो, सोचो कि तुम्हें कितना जरूरी सोचना है। सोचो कि तुम्हें कितना जरूरी खोजना है। सोचो, इसलिए सोचो कि तपिश किन तमाम लकीरों के पार तुम्हें नया सूरज लोचना है। और यह तुम जो देख रहे हो ना, चांद के चेहरे पर जिंदगी न होने का दाग, इसे भी तुम्हें ही पहुंचना है। खोजो, खोजो बच्चों, खोजो, खोजो कि तुम्हें बहुत जरूरी खोजना है कि इधर किधर ही तो धरती पर कहीं रखी हुई है एक टार्च बहुत जरूरी, जिसे तुम्हें खोजना है कि जिसके प्रकाश स्तंभ के पल्ले सिरे पर बैठकर अब तक के प्रकाश वर्ष से तेज, बहुत तेज तुम्हें कहीं पहुंचना है। सोचो, सोचो बच्चों, सोचो, सोचो कि तुम्हारे लिए हर रोज एक नई सुबह के खातिर कब से घूम रही है टीचर दीदी पृथ्वी, कि जिसकी अलग अलग कक्षाओं में बैठकर तुम्हें आइंस्टीन, निकोलस, गैलीलियो और कलाम का बचा हुआ क्लास वर्क पूरा करना है। सोचो, सोचो बच्चों, सोचो। बहुत अच्छा। और अगली कविता भी बच्चों को लेकर ही है। गली में नदी। गली में हो रहा है खाली रेत का ट्रक अभी अभी। गली में हो रहा है खाली रेत का ट्रक अभी अभी। रेत में डूबती एक नदी गली में उतरेगी अभी अभी। नदी किनारे एक सभ्यता लेती है कैसे आकार। इस संसार के मुमकिन कितने प्रकार, कल्पनाओं में करते करते गुणा भाग बच्चे आ रहे हैं रेत के आसपास। तोड़कर कुछ झाड़ झंगाड़, रेत पर बनेगा घना जंगल। रेत से निकलेगी रेत की नदी, रेत के ही होंगे नदी के तट, हिलोरे लेगा समंदर। रची जाएंगी गुफा कंदराएं, हिमालय फतह करने की दिलेरी, दिखाएगा तानसेन फिर कोई हिलेरी। सपनों के घरों के आसपास रंग बिरंगे पत्थर, शंख सीपियों का लगेगा बाजार। मंदिर मस्जिद स्कूल अस्पताल, रेत की सड़कों पर दौड़ेगी सरपट, पत्थरों की कार बिना प्रदूषण। बच्चों की दृष्टि से एक सभ्य सृष्टि फिर होगी आबाद। बस रेत में डूबती नदी को जरा गली में आने तो दो पूरी तरह। और अभी जो है कल हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है, तो उसे से संबंधित एक कविता है। लापता हो रहे हैं पते वाले पेड़। अब तो खैर घरों में होता नहीं पेड़ों का अता पता, लेकिन कभी पेड़ भी होते थे हमारे घर का पता।
पूछने वाले को बताया जाता था, वो देख रहे हो ना, जामुन का दरख्त, उसी के साए तले रहते हैं मियाँ वजाहत। फकत इसलिए होती थी गलत फहमियां कि डालचंद के घर लगा अमरूद का पेड़ छोड़कर अपनी जड़ें, अपना वजूद आकर छा जाता था पड़ोसी राम रतन के घर। और आने वाला शख्स ठीक ठाक शिनाख्त किए बगैर धड़धड़ाता घुसाता था डालचंद के बजाय राम रतन के घर। होते होते दाखिल हाजिर चमेली और हर श्रृंगार की बारिश से तरबतर खुशबू और पुलक रंगों से भीग जाता था उसका मन। अब तो खैर आदत के दायरों में हैं हम, और पते हमारे घर के। पेड़ भी कहाँ बख्शे गए हैं घने जंगलों के, उनके तन पर भी लिख दी जाती है जात की अदद, यानी नाम नहीं, शहर में जरूरी होता है घर का नंबर। जंगल महकमे के रिकॉर्ड में पेड़ भी हैं गिनतियों में दर्ज, कि आसान हो मृत पेड़ की पहचान, जैसे जरूरी होता है निधन की दुखद सूचना के साथ कि नहीं रहे अमुक अमुक नंबर वाले फला फला साहब। अब तो खैर ऐसा होता नहीं। कहीं बीचों बीच लगे नीम जामुन या पीपल के पास हम जाते थे, रास्ता बनाकर वह अदब, उसी के इर्द गिर्द धीरे धीरे फूटते थे चौरस्ते। किसी रास्ते पर होता था हमारा घर, और घर में जैसे कोई बुजुर्ग, ऐसा होता था कोई घना शजर। कभी यूं भी होता था हमारे घर का पता। और जब कोई ब्यूरोक्रेट ज्वाइन करता है तो उसके मन में एक सपना होता है कि देश को खुशहाल बनाना है, और वो कभी भी उन हथकंडों में नहीं जाता जहां से अतिरिक्त आय हो, जहां तक मेरा अनुमान है। लेकिन सत्ता का शिकंजा ऐसा होता है कि उसको तरह तरह से विवश किया जाता है। ये कविता है रिश्वत के आसपास। निगहवानी में फूल मेरे पहले संग्रह में कविता शामिल थी। वो आला अफसर जो धरा गया करोड़ों की रिश्वत लेते सीबीआई के हाथों एक महानगर में, उसके नाम, आन बान और शान की गूगल और लोबान जलाई जाती रही है मेरे शहर में। जिस जिस महकमे में रहा फरिश्ताबंद, हर एक के सुख दुख में दो कदम आगे खड़ा रहा सगों से। खासकर छोटे कर्मचारियों के बीच सदा नहीं किया और होने भी नहीं दिया कभी किसी मातहत का शोषण। यहां तक कि कई दफे बगावत की अपने आकाओं तक से उसने इन्हीं की तरफदारी में। शराब और कबाब की छोड़िए, दाल तक नहीं गलने दी थी उसने कर्मचारी नेताओं की। तबादले और पदोन्नति जैसे मामलों में ईमानदारी से लगभग उसकी फितरत और कार्यशैली से खार खाते रहे उसके समकक्ष, उसके आला अफसर। सचमुच राम राज्य की तरह पारदर्शी एक अनुकरणीय उदाहरण रहा उस आला जहीन अफसर का दौर। जिस दिन रिश्वत लेते नुमाया टीवी पर उसका चेहरा, कईयों के चेहरे उतर गए दफ्तरों के गलियारों में। ऐसे तो नहीं थे साहब, कैसे हो गया यह सब? गाली गलोच और बात बात में तड़तड़ के लिए कुख्यात, दारू में हमेशा टुन रहने वाला चपड़ासी मनसाराम, सफा सुट रहा सारा दिन, जिसके झोपड़े में टंगी है अब भी बड़े जतन से साहब की वो तस्वीर, जब जाजम पर बैठकर सबके साथ जीमी थी पंगत साहब ने उसकी बेटी की शादी में। हालांकि ठीक रख रखाव के अभाव में तस्वीर अब नहीं रही उतनी साफ, हो गई है जगह जगह से खराब, दागदार, जैसे वक्त के साथ साहब नहीं रहे बेदाग। अब क्या होगा साहब का? कहते कहते जैसे आत्मा से टूट रहा था सफाई कर्मी रामलाल, जिसे जाते जाते पक्का कर गए थे साहब। और वो कनिष्ठ लिपिक निशा देवी और वो कनिष्ठ लिपिक निशा देवी, जिसका नीम शराबी और अत्याचारी पति बिल्कुल सुधर गया था साहब की पहली ही धोष डपट में, मायूस रही वह भी पूरा दिन। और भी कहीं चेहरे बुझे बुझे रहे जिन पर छाई रहती थी सदा साहब के उपकारों की अरुणाई। प्रेम और मानवीय निष्ठा, नौकर और अफसरशाही के बीच इतनी बड़ी खाई कैसे खिंच गई? प्लीज बताइए ना बड़े साहब। हाँ,
अगली कविता का शीर्षक है हरसूद में बाल्टियां। जैसा कि आपने अभी बताया कि हरसूद मेरी जन्मभूमि है, और मेरी विडंबना सबसे बड़ी यह है कि मैं विश्व के किसी भी कोने में जा सकता हूं, लेकिन अपनी जन्मभूमि पर लौट कर नहीं जा सकता। चाहे वो हरसूद हो, चाहे टिहरी हो, सभी लोगों के साथ ये विडंबना है। इसमें आखिरी में पंक्ति आती है, बहुत रोई थी बाल्टियां भी। तो इंदौर में जब चरण सिंह पथिक वगैरह हम लोग सब थे, कविता पाठ और कहानी पाठ का एक मिला जुला आयोजन था, तो चरण सिंह पथिक ने मुझसे पूछा था, बोले बसंत भाई बाल्टियां कैसे रोई थी? तो मैंने बताया था कि सरकारी अफसरों ऑफिसों में या बड़े लोग जो हैं, जैसे ही बाल्टी का नीचे का पेंदा खराब होने लगता था तो वो बाल्टियां फेंक देते थे, नई बाल्टी ले लेते थे। मध्यम वर्गीय लोग क्या करते थे कि उसमें रिविट लगवा के उसका पेंदा बदलवा लेते थे। लेकिन जो गरीब तबका था वो क्या करता था कि उसमें जहां से लीकेज होता था वहां पर कपड़ा का ठूस देता था, ताकि पानी धीरे धीरे रिसता था। उसके पास वो एफोर्ड नहीं कर सकता था नया पेंदा। हरसुद में बाल्टियां, महानगर की तर्ज पर हरसूद में नहीं थी दमकलें। महानगर की तर्ज पर हरसूद में नहीं थी दमकलें, लिहाजा फैली नहीं दहशत कभी सायरन के जरिए, और आग की खबर आग की तरह। चूंकि दमकलें नहीं थी, इसलिए आग बुझाना नैतिक दायित्व में शामिल था, नौकरी नहीं। छठे दशक के उस दौर में भी बूंद बूंद पानी के लिए जब जूझ रहा था हरसूद, उठते ही कोई लपट ना जाए किसी घर से गैरवाजिब धुआं, पलक झपकने से पहले ही पानी भरी बाल्टियां लिए लोग दौड़ पड़ते थे आग की ओर। हाँ, थाना कचहरी और रेलवे स्टेशन पर टंगी जरूर रही ये निकम्मी ताउम्र सड़कर गल जाने की आखिरी हद तक रेत भरी कुछ लाल बाल्टियां, जिनकी पीठ पर लिखा होता था आग, जो तकदीर बनने की पायदान पर इस्तेमाल होती रही एस्ट्रे और पीकदान बतौर की बुझाते थे लोग आग में बीड़ी सिगरेट की आग, और थूकते थे आग पर। दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालत में खुदा को हाजिर नाजिर मान कि एक दिल की अदालत भी है यहाँ, दे सकता हूं यह बयान कि मेरे पूरे होशो हवास में कभी नहीं बनी बड़ी तबाही की वजह आग। फिर किसने और क्यों फैलाई अफवाह यह कि तबाही की हद तक फैलती है आग? बहरहाल, करते हुए जमीनी आस्थाओं को खारिज, जिंदा दफन अमान हर शर्त तक लिया गया यह फैसला कि पाट दिया जाए कोना कोना पानी से हरसूद का। जगह जगह से नूची पिटी मूक रही जो बरसों बरस, लटकी पटकी वक्त की तरह, होते होते हरसूद से बेदखल लोगों के संग साथ बहुत रोई थी बाल्टियां भी। और एक कवि का क्या दायित्व हो सकता है, ये हम कविता क्यों लिखते हैं, उसी को एक कविता के जरिए कुछ कहने का प्रयास किया है। कविता का शीर्षक है कागज पर आग। आग वो ही लिख सकता है जिसकी आंखों में पानी हो। आग वो ही लिख सकता है जिसकी आंखों में पानी हो। खीसे में जरूरी नहीं माचिस का होना, लेकिन कपास चकमक से संगत जरूरी हो। आग वो ही लिख सकता है जिसकी कलम में बहता लावा हो, लेकिन यह तमीज भी जरूरी हो कि शब्द कहीं खाक न कर दे कागज को। आंखों से टपके पानी, शब्दों की आग मध्यम न हो, कागज भीग कर गलथान न हो। आग उगलते सूरज से इसकी गलवाहियां न हो, तपते भट्टे की दुहाइयां न हो, न झोंकी हो जिसने भाड़ कभी, न खुलने वाली गिरह की कितने ही गांठे हों, बातें हों और सिर्फ बातें ही बातें हों। हिम की छाती पर जो अलाव नहीं लिख सकता, काल के भाल पर जो सवाल नहीं लिख सकता, लिखने को वो कुछ भी लिख सकता है, मगर आग नहीं लिख सकता। और वापस हरसूद की तरफ आता हूं। हिंदी के मेरे पहले शिक्षक पंडित बालकृष्ण राजविद का जब निधन हुआ था, तो मैं वैसे ही विचलित हुआ था जैसे मैंने अभी कलाम साहब के निधन पर बताया कि वैसे विचलित हुआ था, वैसे का वैसे ही था।
राजवेद मास्टर कविता का शीर्षक है। राजवेद मास्टर होने का मतलब सरकारी स्कूल का एक अदद मास्टर होना होता, हर महीने सिर्फ तनख्वाह पाना होता, तो राजवेद मास्टर होने का मतलब एक सामाजिक हस्तक्षेप होना नहीं होता। राजवेद मास्टर होने का मतलब दिन ब दिन भोतरे और बेढब हो रहे इस समय में आग के भट्टे में लगातार तपना, जंग खा रहे निरर्थक और उपेक्षित लोहे को फूंक पिंज कर नया ढब, नई धार देना होता है। कितने जरूरी होते हैं आग में तपकर निकलने वाले सुंदर गहने, तो इस जुगत में ये हर हाल बची रहे, डिबरी की हर लो जरासी, कितना वाजिब होता है तब फूंकने में लगातार फेफड़ों को झोंकना। राजवेद मास्टर होने का मतलब लुहार और सुनार होना भी होता है। शाम को खाना खाने के बाद सुंदर काका की पान की दुकान पर यूं ही घंटों नहीं गपियाते थे राजवेद मास्टर साहब। अगली सुबह गुस्से से लप तर्राती उनकी आंखें और लपलपाती हुई बेंत जब किसी सहपाठी से करती थी सवाल कि क्यों रे, क्यों घूम रहा था देर रात बाजार, थर थर थर्राती थी पूरी क्लास, मुमकिन कि झरझर बहती थी अश्रुधार। कोई फिक्र थी जो उन्हें ले जाती थी कमल टाकीज के पास, गरज यह कि कटी पतंग आराधना और कारवां की रंगीन मिजाज अदाओं में फिलहाल शामिल तो नहीं देश का कोई होनहार, कोई कर्णधार। राजवेद मास्टर होने का मतलब दरअसल उस दौर का होना है जब मानव अधिकार की दुआहियों के समक्ष कटघरे में कानूनन खड़ा नहीं किया जाता था कोई मास्टर। रिरियाते थे, गिड़गिड़ाते थे माँ बाप, बच्चों को सौंपते थे यह कहते हुए कि अब से इसकी खाल मांस तुम्हारा, बचेगा तो कंकाल हमारा। राजवेद मास्टर होने का मतलब किसी को कंकाल में बदलना नहीं, खपती कंकालों को उनका वास्तविक मानव मानव अधिकार दिलाना होता है। राजवेद मास्टर होने का मतलब एक देह का बुझना तो हरगिज नहीं, किसी भी अंधेरे समय में एक दीप का सतत जलना जरूरी होता है। और जैसा कि अभी मिथिलेश जी ने कहा एक कविता के बारे में कि पत्र वापसी के लिए आवेदन पत्र। मैं पत्र वापसी के लिए आवेदन पत्र लिखता हूं कि सेवा में पोस्टमास्टर साहब, जहांगीरपुरी, डाकघर दिल्ली महोदय, सब विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी ने खैर खबर जानने के लिए अपने अजीज दोस्त शकील खान को लिखा पत्र अभी अभी आपके डाकघर के परिसर में लगे लेटर बॉक्स में डाला है। यह पत्र अमुक अमुक मकान नंबर, मोमिनपुरा वार्ड, मुकाम पोस्ट बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के पते पर भेजा गया है। आवेदन पत्र में लिखता हूं कि श्रीमान, हालात बहुत खराब हैं इन दिनों। श्रीमान, हालात बहुत खराब चल रहे हैं इन दिनों। हो सकता है पत्र पहुंचते पहुंचते बुलडोजर ढहा दे शकील का घर। मोहनपुरा हो चुका हो मोमिनपुरा का नाम। बहुत मुमकिन है कि पत्र के गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते ताप्तीपुरम हो जाए बुरहानपुर। और डाकिया इस रिमार्क के साथ कि प्राप्तकर्ता का निधन हो चुका है, कि इस नंबर का कोई मकान नहीं है, कि इस नाम का कोई मोहल्ला नहीं है, कि कोई जगह नहीं है बुरहानपुर, अतः प्रेषक को पत्र वापस किया जाता है। और मान्यवर, इसके अलावा एक बड़ी दिक्कत पेश आ सकती है मेरे साथ कि शकील के तार जोड़ दिए जाएं किसी आतंकी गुट से, और खास दोस्त होने के नाते मेरा पत्र जब्त कर ले पुलिस, जांच खड़ी हो सकती है मेरे खिलाफ। पोस्टमास्टर मेरा आवेदन पत्र पढ़ता है। पोस्टमास्टर मेरा आवेदन पत्र पढ़ता है और लौटाता है यह कहकर कि इसे दोबारा लिखिए, क्योंकि अब जहांगीरपुरी नहीं रहा इस डाकघर का नाम। और एक कविता जनेऊ, जिस पर लेकर काफी मुझे धमकियां भी मिली। और आपको लोगों को स्मरण होगा कि 2018 में जब गुजरात चुनाव हुआ था तो एक बकायदा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था।
कि नेहरू जी ब्राह्मण थे तो जनेऊ क्यों नहीं पहनते थे, और राजीव गांधी क्यों नहीं पहनते थे, राहुल गांधी क्यों नहीं पहनते हैं, और बकायदा उन्होंने उनके ब्लेजर के ऊपर जनेऊ टांगा और उस तरह का चित्र दिखाया गया। जब सत्ताएं हमारे 16 संस्कारों के अंदर हस्तक्षेप करने लगे, हमारे व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, तो ये बहुत पीड़ादायक होता है। जनेऊ कविता उसी को लेकर लिखा हुआ, और ममता कालिया जी ने तो इसके ऊपर एक बहुत लंबी टिप्पणी लिखी थी, और उसमें संजय गांधी का उदाहरण भी दिया था, उनकी वॉल पर आप देख सकते हैं। जनेऊ, ब्राह्मण कुल में जन्मा और जनेऊ धारण नहीं किया, ब्राह्मण कुल में जन्मा और जनेऊ धारण नहीं किया, मेरा तो यह जीवन अकारत गया, हाय मैंने यह क्या किया। ऐसा नहीं कि मेरा ब्राह्मण कभी जागा नहीं और मैंने पहनी नहीं जनेऊ, लेकिन जनेऊ को लेकर मेरे तजुर्बे कभी ठीक ठाक नहीं रहे। मसलन एक बार नर्मदा में तैरते समय मेरे हाथों में उलझ गया था जनेऊ, और मुझे डूब मरने से बचाने की मानवी भूल की थी कुछ लोगों ने। ऐसे ही कार का स्टीयरिंग घुमाते समय एक मर्तबा मेरा बायां हाथ फंस गया था जनेऊ में, कि सामने से आ रहे ट्रक के ड्राइवर ने ठीक वक्त पर मोड़ दिया ट्रक दूसरी दिशा में। वो तो गनीमत थी कि बावजूद इसके कि ट्रक का ड्राइवर मुसलमान था, जबकि मेरी कार पर लिखा हुआ था जय श्री राम। और तो और मेरी एक प्रेमिका रूठ कर जो गई, फिर लौटी नहीं मेरे जीवन में। उसने जब फैलाई थी बाहें, जनेऊ में उलझा मेरा हाथ, बना नहीं पाया था बाहें। तब से जनेऊ टांग आया था हरसूद के पुश्तैनी घर की किसी खूंटी पर। हालांकि घर के बड़े बुजुर्गों ने नाक भो सिकोड़ते हुए मशविरा दिया था कि जनेऊ जाकर सिरा दूं 22 किलोमीटर दूर नर्मदा के बड़केश्वर घाट पे। पर मैंने सोचा क्यों जाना इतनी दूर, जबकि नर्मदा को खुद आना है, सबका सब कुछ सिराने हरसूद। बहरहाल जनेऊ को लेकर मेरा ताजा अनुभव यह है, चुनाव के ठीक पहले, कि तमाम किस्म की दीर्घ और लघु शंकाओं के मद्देनजर विकास दर के ये तमाम आंकड़े, नोटबंदी, रोजगार और किसानों के नशंस हत्यारे पता नहीं कैसे हो गए मैली गंगा में नहाकर पवित्र पावन की एकाएक उछाल कर ऊपर लाए गए, और जिनके कानों पर लपेटा जा रहा है कसकर जबरन जनेऊ। मुझे तो सचमुच बड़ी कोफ्त हो रही है ऐसे दोस्त देशद्रोहियों पर, जो सब कुछ अनसुना कर सिर्फ हगने मूतने के लिए लपेट रहे हैं कान पर जनेऊ। और जैसा कि अभी विकास की बात हुई थी, उसी सिलसिले की एक कविता, पिता के चेहरे पर उजड़ा हुआ पार्क, कविता का शीर्षक है। इस घर के भूखंड पर खड़े होकर पिता ने सब कुछ सोचा था। इस घर के भूखंड पर खड़े होकर पिता ने सब कुछ सोचा था। सोचा था सुंदर सा बड़ा पार्क होगा घर के सामने, कुछ कदमों पर बाजार, 2 किलोमीटर के फासले पर अस्पताल, 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है बस अड्डे, रेलवे स्टेशन होने पर बस ऑटो की हड़ताल, पैदल आया जाया सकता है इन जगहों पर। मीलों पैदल चल चुके पिता ने मीलों पैदल चल चुके पिता ने सब कुछ सोचा था। इस घर के भूखंड पर खड़े होकर फूले नहीं समा रहे थे घर बनवाते समय। बच्चों को बेहतर तालीम दिलाते समय पिता ने सोचा था एक न एक दिन बच्चे भी लग जाएंगे नौकरी पानी से उन्हीं की तरह। एक दिन अचानक पार्क के माली को हटाया गया। सबसे पहले घास मुरझाई, फिर पेड़ हुए उदास। सबसे पहले चोरों ने पार्क की फेंसिंग चुराई, जिसकी रिपोर्ट किसी ने नहीं लिखवाई। चिड़ियों ने गीत गा गा कर कई दिनों तक कोशिश की उदास पेड़ों को मनाने की, लेकिन एक रात पेड़ों से ऊंचा खड़ा हो गया मोबाइल टावर दैत्याकार। चिड़ियों ने आना और गाना बंद कर दिया मृत्यु के भय से। एक उजड़ा हुआ पार्क
मैंने पहली बार देखा था पिता के चेहरे पर। कितनी ही बार छूटी रेल मोटर यातायात में अटके पिता की और घर से अस्पताल की यह छोटी सी दूरी योजन कोस में बदल गई थी। भीड़ के समंदर में हिचकोले खाती एम्बुलेंस में पिता ने ली थी अंतिम सांसें। डिग्रियां नहीं, अंततः बच्चों के काम आई। बैंक लोन के लिए इस घर की रजिस्ट्री अलग अलग कमरों में खुली। बच्चों की अपनी अपनी दुकानें। एक दिन घर में घुस आएगा पूरा बाजार गड़े दम। इस घर के भूखंड पर खड़े होकर पिता ने सब कुछ सोचा था। घर बनवाते समय बस यह नहीं सोचा था। और शरद का चांद एक कविता है। जब तक इस धरती के तमाम अबोले बच्चों की जब तक इस धरती के तमाम अबोले बच्चों की जिब्या की धरती पर नहीं फूटेंगे शब्दों के अंकुर, नहीं खुलकर जब तक उनकी रिग झिकझिक के वास्तविक अर्थ अपनी व्यथा में कुंद अनमने बच्चे रूठे रहेंगे, रोते रहेंगे, मचलते रहेंगे, नहीं खाएंगे खाना। और जब तक इस धरती की तमाम माएं गर्मा गर्म रोटी की देह से उतारती रहेंगी पोपड़ी, कटोरी में दूध भर गुड़ शक्कर के संग करती रहेंगी मिलोरी, मनाती रहेंगी, डराती रहेंगी, बच्चों को झूठ मूठ न खाने पर आसमान में उठाएंगी पहला निवाला तुम्हारी ओर। कि जब तक और जोर से मचलते रहेंगे खीजे बच्चे, माँ का हाथ झपट निवाले वाला खींचेंगे मुंह की ओर। कि एक दो निवाले रोते रोते कुछ राल बाल के बाद पहली हल्की डकार के साथ अचानक हंसते रहेंगे, यह देख सोचकर कभी तुम्हें तो कभी माँ की ओर कि उनके हिस्से की दूध रोटी माँ ने सिर्फ दिखाई, खिलाई नहीं तुम्हें। तो इस धरती के असंख्य बच्चों की देख दूध रोटी और पहले निवाले से हर बार वंचित आता तो होगा तुम्हारे मुंह में भी पानी। तो क्या छतों पर रखे दूध भरे बर्तनों में तो क्या छतों पर रखे दूध भरे बर्तनों में तुम जो कर जाते हो शरद पूर्णिमा की रात चुपके चुपके अमृत वर्षा, कहीं रोकते रोकते टपकी वो लार तो नहीं तुम्हारी। यह तो तय है कि जब तक इस धरती के तमाम यह तो तय है कि जब तक इस धरती के तमाम बच्चों की जिह्वा पर नहीं फूटेंगे शब्दों के अंकुर, नहीं खुलेंगे खुलकर जब तक उनकी अभिव्यक्ति के वास्तविक अर्थ, जब तक तुम रहोगे पहले निवाले से वंचित करते रहोगे यूं ही अमृत वर्षा। जीवन रहित तुम्हारी अपनी धरती पर पता नहीं कितना मधुर तुम्हारा अपना जीवन, पर बच्चों की हरी भरी इस धरती पर बनाए एक लड़िया सा रिश्ता तुम सदा जीवित रहोगे चंदा मामा। और एक बहुत छोटी सी कविता 6 लाइन की। चिड़िया का बड़ा घर, इससे बड़ा तो मेरा घर मेरी माँ का अंडा था। इससे बड़ा तो मेरा घर मेरी माँ का अंडा था जिसमें मैं रहती थी। ये दुनिया कितनी छोटी है, एक चिड़िया अक्सर मुझसे ऐसा कहती है। और युवा कवि आलोचक प्रांजल धर से एक बार ऐसी बातचीत हो रही थी। बातचीत बातचीत में एक कविता का एक मुझे सूत्र मिला या बिंब मिला। कविता का शीर्षक है हमें भी बचा लो। हमारी पहचान का आवरण हिरज रहा है धीरे धीरे। हमारी पहचान का आवरण हिरज रहा है धीरे धीरे। बची होती कुछ कहने की ताकत
तो वे जरूर कहते, हो सके तो हमें भी बचा लो जरूरी किताबों की तरह। मटमैले हो चुके हमारे सफ़ों की रोशनाई फीकी पड़ रही है। जर्जर हो चुके हैं हमारी चेतना के पन्ने। रिश्तों की जिल्द जगह जगह से उखड़ रही है। हम सूखती हुई नदी हैं। मृत शैवालों के चकते और सीलन की बूह भर गई है हमारे भीतर। इस गरज से कि हमें मुकम्मल पढ़ा जाएगा, हमारे कई पन्ने तुमने मोड़ दिए थे कुछ यादों के साथ। अगर दबाव न होता भूल जाने की तुम्हारी आदतों का, हमारे सफ़े टूटकर यूं अलग न होते मुड़े हुए हिस्सों से। हमने ही पुख्ता की है तुम्हारी जमीन। हमारे सफ़ों की फूटती रोशनी से तुम बार बार लौटे हो गहरे अंधकार में। अंधकार से तुम बार बार लौटे हो गहरे अंधकार से। हमने ही बचाया है हिंसक जबड़ों से तुम्हें। हो सके तो हमें भी बचा लो जरूर किताबों की तरह। यह हम नहीं तुम ही कहते हो कि घर के बुजुर्ग पुस्तकालय होते हैं। और कोरोना काल में अभी कुछ कविताएं लिखी थी। युवा आलोचक अरुण होता ने ज्योति तिबिर में जैसे ज्योति सेतु प्रकाशन से पूरा संकलन आया था कोरोना कविताओं के ऊपर, उसमें कविता को भी शामिल किया था। मगर इस बार बहुत याद करते हैं, कई कई दिन हो जाते हैं हम भाई बहन बात नहीं कर पाते हैं। बहुत याद करते हैं, कई कई दिन हो जाते हैं हम भाई बहन बात नहीं कर पाते हैं। बहन की जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है सुबह होने से पहले, और कोई मुकम्मल रात नहीं आती उसके सोने के लिए। कई कई काम याद आते हैं बिस्तर पर पड़े पड़े, जिन्हें पूरा करने वह बार बार उठती है बिस्तर से। और जिम्मेदारियों की अगली सुबह है कि शुरू हो जाती है सुबह होने से पहले। इस दरमियान कई बार सोचा उससे मोबाइल पर बात करूं, फिर सोचा आटे सने हाथों से इस समय वह पीछे धकेल रही होगी अपने बालों को। इस दरमियान नहा रही होगी या छुपक रही होगी कपड़ों को। इस दरमियान निपटा रही होगी बच्चों के शरारती छोटे मोटे लफड़ों को। इस दरमियान कोई बिना बुलाया मेहमान आया होगा उसके घर, और माथे पर पड़ी कोई डेंग परेशान कर रही होगी उसे लगातार। और कई बार मन मुसोच कर रह जाती है बहन भी कि इस दरमियान मैं कार चला रहा हूँगा, इस दरमियान ट्रैफिक सिग्नल पर अटका हूँगा, इस दरमियान बहुत मशरूफ होऊंगा दफ्तर के काम में, इस दरमियान मैं थका हारा लौटा हूँगा घर, इस दरमियान फ्लाइट मोड पर होगा मेरा मोबाइल, और मैं विचर रहा हूँगा कविता के किसी आकाश में। इस रक्षाबंधन कोरोना के कारण सील बंद है मेरा शहर। उसके रूंधे गले से बरसेगी कितनी ही दुआएं मेरे लिए, और भरे गले से मैं भी दूंगा उसे शुभ आशीष। बस कुछ देर में आने वाला होगा उसका फोन। इसी से संबंधित एक और कविता है, यम का नुमाइंदा। देह का समूचा तंत्र तहस नहस कर रहा है एक स्नायु तंत्र। देह का समूचा लोकतंत्र देह का समूचा लोकतंत्र तहस नहस कर रहा है एक स्नायु तंत्र। इन दिनों एक विषाणु मंडरा रहा है यमदूत की तरह,
और वक्त हुआ इतना खुदगर्ज कि मारे शर्म के मुंह छुपाना पड़ रहा है हाथों से। हालांकि सख्त हिदायत है हाथों को न ले जाऊं चेहरे पर। सचमुच बड़ा मुश्किल है इस दृश्य को देख पाना कि एक अंधे समय को उसी के कांधे पर होकर सवार एक लंगड़ा समय बता रहा है आगे का रास्ता इन दिनों। और माँ के बंधन, छोटी सी कविता है। माँ, तुमने कहां सीखा मेरे जूतों के तस्मे बांधना। मैं जब हरसूद से यहाँ पहली बार आया था तो देखता था मेरी माँ जो है मेरे, यहाँ तो यूनिफॉर्म चलता है, हरसूद में तो ऐसा है कि कुछ भी पहनकर चले जाते थे हम, कोई यूनिफॉर्म होता नहीं था। लेकिन शहर का अपना एक कल्चर होता है। तो मैं देखता था कि माँ मेरे जूतों के तस्मे बहुत अच्छे से बांधती थी। तो एक क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर, एक जिज्ञासा थी कि माँ ने आखिर इस तरह के बंध बांधने कैसा सीखा। तो उसी पर एक कविता है, माँ के बंधन। माँ, तुमने कहाँ सीखा मेरे जूतों के तस्मे बांधना, मेरी हर टूटन पर भरोसे की पक्की कस्में बांधना। नसीहतों में सदा भान कराना, कभी कहीं कोई गांठ पड़े न ढीली, तमाम बंधनों और गांठों से इतर न लड़खड़ाऊं मैं कभी कहीं। मुझे सिखाना दौड़ना, संभलना, खुली हवा में कायदे से चलना। निरे सन्नाटों से भरी फिरती रही उभाने पांव, चुपती पगडंडियों चुपती पगडंडियां सड़कों के इस निष्ठुर संसार में। स्त्री चेतना, महिला विमर्श की बकवासों से परे, खरे रिश्तों ने भी कभी सहला ही नहीं तुम्हारे घाव। तुम चलती रही मीलों मील, सालों साल, खुद के और मेरे भीतर थामे एक आव। सच बताना माँ, तुमने कहां से सीखा मेरी हर टूटन पर भरोसे की पक्की कस्में बांधना, उभाने पांव रहते हुए मेरे जूतों के तस्मे बांधना। और मेरा ख्याल है एक कविता और पढ़ी जा सकती है, समय हो गया है। चलिए, एक बहुत मजे मजे की कविता है। कविता का शीर्षक है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। आप दो तीन तीन चार कविताएं पढ़ सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके। अगली कविता का शीर्षक है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। ये थोड़ी मजे मजे की कविता है। भले ही सूरज को आप कहते हो नीले कुर्ते पर टंका सोने का बटन। भले ही सूरज को आप कहते हो नीले कुर्ते पर टका सोने का बटन, और चांद को छींटदार काले कुर्ते पर लगा चांदी का बटन। मगर मैं जानता हूं हकीकत कुछ और ही है जनाब। सूरज बुरी तरह फंसा हुआ है दो मामलों में। सूरज बुरी तरह फंसा है दो मामलों में। एक कुंवारी लड़की से संबंध बनाना और गर्भवती होने पर उसे बेसहारा छोड़ देना। दूसरा प्रकरण शिशुपाल वध की साजिश में बताया जा रहा है शामिल होना। अब आपको तो पता ही है अदालतों की लेट लातियां। सदियों से चल रहे हैं ये दोनों प्रकरण। जिस समय राहु दरोगा सूरज को पेशी पर ले जाता है काला नकाब पहनाकर। जिस समय राहु दरोगा सूरज को पेशी पर ले जाता है काला नकाब पहनाकर, उस समय को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जिस रात केतु दर्जी और जिस रात केतु दर्जी का सिला बुरका ओढ़कर निकलती है, कोई नाजनीत पूर्णिमा दीद के मारे आशिकों के लिए है, यह रात होती है चंद्र ग्रहण। और भ्रम, इस कविता को
मौजूदा हालातों के मद्देनजर भी देखा जा सकता है। भ्रम, एक दिन अचानक आएंगे उफान पर गहरे और अंधे कुएं। एक दिन अचानक उफान पर आएंगे गहरे और अंधे कुएं, और सारे मेंढक बाहर निकल आएंगे, और सारे मेंढक बाहर निकल आएंगे। कुछ देर टर्राएंगे कहीं बैठकर, फिर जाएंगे ताल नदी समंदर किनारे खुदक खुदक कर। हाय इतना बड़ा ये संसार, हाय कितना बड़ा ये संसार, और लगाएंगे जीवन की पहली लंबी छलांग। मेंढकों का नहीं, अंधे और गहरे कुओं का दिन होगा यह भ्रम टूटने का। और दो कविताएं हैं। अगली कविता का शीर्षक है इस बुजुर्ग के लिए यह सुबह नहीं। इस बुजुर्ग के लिए यह सुबह नहीं। इस बुजुर्ग को रोका जाना चाहिए। इस सुबह, यह सुबह इसकी सैर के लायक नहीं। यह सुबह इसकी सैर के लायक नहीं। रात सोने से पहले फटे हुए जूतों के गले हुए सोल से इसने निकाली है कांच की धसी हुई तिरछियां। इसके हाथों की कपकपी रुकी नहीं है अभी। इसके हाथों की कपकपी रुकी नहीं है अभी। इस नई सभ्यता की अराजक पैदाइश से है ये। राज चलती कारों से फेंके गए खाली अद्धे पौओं के नाजायज देहांश जूतों में धंसने से पहले धंसते हैं उसकी आंखों और हृदय में। उसकी आंखों से उतरता खून इन्हीं जख्मों से रिश्ता है। उनकी आंखों से इसकी आंखों से उतरता खून इन्हीं जख्मों से रिश्ता है। बहरहाल इस बुजुर्ग को इस सुबह रोका जाए हर हाल। गांठ पड़े फीतों से यह आज बांध न पाए जूतों की गांठ। ताला जड़ दिया जाए इसके घर, और चाबी उछाल दी जाए आसमान में इतनी जोर से मामला रफा दफा होने तक। जिस सड़क जाता है यह सुबह की सैर पर, जिस सड़क जाता है यह सुबह को सैर पर, रात फेंकी गई है किसी कार से। अभी अभी उम्मीद से हुई एक लड़की की नग्न लाश गुप्तांग में धसी हुई है। औंधे मुंह शराब की पूरी बोतल। भ्रूण की मौत अधिक शराब पीने से हुई। अजीब सी तो यह वजह बताई जा रही है। जंगली भी कांप उठे इस सभ्य शहर की, इस सभ्य सड़क का। इस सुबह उगा यह दृश्य कितना विकृत है। यह बुजुर्ग हर सुबह एक नई सुबह देखने का आदी है। और मेरा ख्याल है समय हो गया है। ठीक है। पिता की करवट। यूं ही बिस्तर पर पड़े पड़े सुस्ती के क्षणों में, गुंतारों की कड़ियों में कुछ लुभावने आग्रह आकार लेने लगते हैं। विचार के फलक पर भरमाने लगती हैं हसरतें कि बदल ही लूं नई करवट समय रहते हैं। आखिर कब तक और क्यों कसमसाता रहूं पड़े पड़े एक ही धड़। तभी स्मृतियों में समाया कोई ना कोई भय सरसराता है ठीक भीतर तक कि नई करवट में टूटता जरूर है कोई ना कोई सपना। कितनी ही कोशिश कर लीजिए इधर उधर बिखरे सपनों के खंडित अवशेष नहीं जुड़ पाते हैं नींद के जरिए। इसलिए बिस्तर पर पड़े पड़े गुंतारों की कड़ियों में, गो की खाली सुस्ती के क्षणों में बहुत सतर्क रहता हूं कि धोखे से भी बदल न जाए
कहीं करवट टूट न जाए सपने। पर क्या करूं, प्रेम बस मुझसे लिपटने, लड़ी आने की गरज लिए आ जाते हैं बिस्तर पर मेरे बच्चे और कहते हैं, प्लीज पापा कीजिए ना हमारी तरफ करवट। तब तजते हुए सभी भय मुझे लेनी ही पड़ती है कोई नई करवट बच्चों की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग सुन रहे थे डी के जाने माने कवि वसंत सकरगाय जी को कई कविताएं सुनाई और में जीवन के कई कई कोनों तक ले गए, अंधेरों में ले गए। एक कोशिश चल रही है कि हम कुएं के मेढक हो जाएं और जब उसमें पानी भरे तो हम लंबी छलांग लगाएं। जीवन ऐसे नहीं चलता है। कुएं के मेढक हम हो जाएंगे तो जीवन वहीं रुक जाएगा। इसका विरोध तो होना ही चाहिए, जो वसंत सकरगाय जी की कविताओं में हमें दिखाई देता। जो अंतिम कविता थी, हमारी तरफ करवट, बहुत मार्मिक कविता है, जो बच्चों और पिता के बीच एक संवाद कायम करती है। यह और बच्चों की चाहत इस कविता में छलक रही है कि पिता हमारी तरफ करवट बदले। ये बहुत बड़ा बिंब है। ये कविता पिता पर भी एक कविता कही जा सकती है। माओ पर तो कविताएं लिखी ही जाती हैं। कुछ कविताएं बसंत जी ने माँ पर भी सुनाई। वो सारी चीजें आके यहाँ घनीभूत होती हैं। पिता हमारी तरफ करवट बदले, इसकी चाहत, और यहीं से दुनिया एक तरतीब रूप लेती है। परिवार, बच्चे, माँ बाप, चिड़िया, पर्यावरण, शरद का चांद, एक बड़ा फलक है। एक विस्तार है वसंत जी की कविताओं में, जो अभी अभी हमने सुना। आज इस पर विस्तार से हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि श्रोता और दर्शक इन कविताओं को देखें, सुने और अपनी प्रतिक्रियाएं दें। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। वसंत जी को भी इंतजार रहेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ वसंत जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने लिखावट के लिए समय निकाला और अपनी कविताएं हमें आपने सुनाई, और इतनी अच्छी कविताओं से हमारी सुबह और शाम दोनों अच्छे होते हैं। यहीं से हमें प्रेरणा मिलती है जीने की, जीवन को पटरी पर बनाए रखने की। कुछ ऐसे अंधविश्वासों और कुविश्वासों का भी प्रतिरोध किया वसंत जी ने, जैसे जनेऊ कविता। आए मौके पर जनेऊ में हमारा हाथ फंस जाता है, हमारा हाथ लग जाता है। यह समाज के लिए अच्छा नहीं है। हमें इस जनेऊ को तोड़ना ही होगा। टूट रहा है, टूट रहा है। लोग बाहर आ रहे हैं इस जनेऊ के घेरे से, लेकिन
अभी भी बहुत है जिसको तोड़ने की और जिसके की परिधि से बाहर आने की हमें जरूरत है। तो सामाजिक, राजनीतिक और मनुष्यता से भरी कविताएं हमने सुनी हैं, और इन कविताओं को आप यूट्यूब, लिखावट के यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वसंत गर्गाई जी से मैं और आप लोगों से विदा लेता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिखावट के यूट्यूब पर जरूर आएंगे और वसंत जी की कविताएं आप सुनेंगे। जिन्होंने अभी सुना होगा वो फिर से सुने, बार बार सुनने की जरूरत होती है कविता की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर किसी प्रोग्राम में हम लोग दोबारा